बैठा था और सोच रहा था कि यार आपको ऐसा क्या मटेरियल दिया जाए कि आपकी पढ़ाई में मदद हो जाए। तो फिर मैंने सोचा कि यार आपको हिस्ट्री का कुछ मटेरियल दिया जाए। तो फिर मैंने कोशिश की कि आपको हिस्ट्री की जो एंशियंट की क्लास है उसका इंट्रोडक्शन समझाऊं। तो देखिए पहले हम देखेंगे प्राचीन इतिहास, ऐतिहासिक काल। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल ये वो काल है जिस समय मानव शुरू शुरू मतलब जैसे चलना सीखा था और कहीं ना कहीं वो कच्चा मांस खाता था। और आप अगर देखते होंगे ताम्रपाषाण काल लिखने का मेरा कारण है कि कुछ समय बाद ही मानव ने जैसे देखा जाए तो धातु का प्रयोग करना सीख लिया। अगर मान लो परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले मानव द्वारा यूज में ली गई धातु कौन सी थी, तो भूलिएगा नहीं, ये ताम्रपाषाण में तांबा ही एक ऐसा धातु थी जो सबसे पहले मनुष्य के द्वारा यूज में ली गई थी। उसके बाद हमें दिया गया है हड़प्पा काल। हड़प्पा काल को ही कांस्य युगीन काल, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये हड़प्पा के ही नाम है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या है कि जब इंसान ने तांबे का प्रयोग करना तो सीख लिया, मगर इंसान क्या है कि अगर खेती करता है, किसी भी पशु को मारता, तो तांबा क्या है आप जानते हैं हल्की धातु है तो क्या है कि वो मुरझाया करती थी। तो उस समय क्या हुआ कि जस्ता, जिसको हम टीन बोलते हैं ना, टीन जस्ता, उसको और तांबे को मनुष्य ने क्या किया, उनको मिलाया, गला के मिलाया और एक ठोस धातु बनी। और ठोस धातु बनी तो उस वजह से इसको कांस्य, हम बोलते हैं ना ओलंपिक में लोगों को बोलते हैं ना ब्रोंज का मेडल दिया। ब्रोंज क्या है, कांसा ही तो है, वो इस तरकीब से कांसा बनाया गया। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर अगला 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल में हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। देखिए ऋग्वैदिक काल ही वो काल है जिस समय वेदों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, आर्यभट्टों की रचना हुई। और देखो तीसरे मतलब सेकंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ही वो काल है दोस्तों जिस समय मनुष्य ने सबसे पहले लोहे का प्रयोग करना सीखा। और अगर बाई चांस परीक्षा में अगर प्रश्न आए कि सर्वप्रथम मनुष्य ने किस सर्वप्रथम मनुष्य ने लोहे का इस्तेमाल किस युग में करना सीखा, तो उत्तर वैदिक काल उसका जवाब आप लगा के आइए। देखिए दोस्तों बहुत सारे बच्चों का आर्गुमेंट होता है कि इंट्रोडक्शन क्या सर, आपकी इंट्रोडक्शन लेके बैठे हो। तो देखो इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। आपने कहीं मार्केट से किताब खरीदी होगी तो किताब वाला पागल है जो आपको इंट्रोडक्शन पहले देता है। इंट्रोडक्शन देखो ऐसी चीज है जिससे किताब की पूरी न्यू समझ लो, किताब पूरी खुल जाती है कि हाँ क्या क्या सामने वाला अपने को पढ़ाएगा, क्या क्या सामने वाला अपने को दे रखा है। आपने कभी ऑनलाइन एग्जाम दी हुई, ऑफलाइन दी है, तो वहां पे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है कि कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, कितने नंबर के कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। देखिए चौथे नंबर पे हमको प्राचीन धार्मिक आंदोलन मिलेंगे। प्राचीन धार्मिक आंदोलन में 2 आंदोलन बहुत फेमस है, एक तो बौद्ध और एक जैन। देखिए अब आपके मन में सवाल उठा कि ऐसा क्या हो गया कि जो बौद्ध और जैन धर्म इनका उदय हुआ, ऐसा क्या हुआ, मतलब कि इनका उदय होना बहुत जरूरी हो गया। तो देखिए हिंदुओं में क्या हुई, हिंसा बढ़ गई और कहीं ना कहीं एक दूसरे को लूटपाट ज्यादा मतलब लूटपाट होने लगी, कोई किसी को लूट रहा है और मतलब ढोंग आडंबर जैसी चीजें होने लगी। आज भी देखते हो आप, कोई बाबा आपके घर के सामने आके बोलता है कि ले माई ये दे दे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ढोंग और आडंबर में ही आती है। तो उसी प्रकार ये ढोंग आडंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं बौद्ध और जैन का उदय होना बहुत जरूरी हुआ। तो बौद्ध और जैन में हम पढ़ेंगे कि कैसे कहाँ उनका जन्म हुआ, उनके पिता का नाम, माता का नाम, किससे शादी हुई, कौन बेटा था उनका। तो ऐसा करके आप हम आगे आगे बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में और हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। उसी प्रकार जैन धर्म की हम बात करते हैं तो जैन धर्म में हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, तो ये जो थे सबसे आखिरी वाले थे। और इनको मतलब देखो क्या है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे वो वास्तविक संस्थापक थे ऋषभदेव। पर इनको संस्थापक इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने जैन धर्म को विस्तार से बढ़ाया, लोगों के मन में बहुत बढ़ाया। पर देखो अब बौद्ध धर्म से आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर बौद्ध धर्म की बात आप कर रहे हो तो जो गौतम बुद्ध थे वो पैदा हुए इंडिया में, मरे भी इंडिया में, तो ये इंडिया से विलुप्त क्यों हो गया ये धर्म, क्या कारण था विलुप्त होने का। तो देखो मैं आपको बता दूं कि इसके विलुप्त होने का कारण ये था कि अब ये जो लोग थे, हिंदू धर्म के जो लोग थे, इनके मन में एक मतलब यूं समझ लो कि किसी ने जैसे कहते हैं ना कान भरना, इस टाइप का कुछ कर दिया। तो इन्होंने बौद्धों को मारना शुरू कर दिया, बौद्धों की अनाप शनाप हत्या हुई और बौद्ध धर्म धीरे धीरे करके यहाँ से खत्म हुआ। पहले बौद्ध धर्म तिब्बत चला गया, तिब्बत की राजधानी लहासा है, और फिर उसके बाद चाइना चला गया।
तो इंडिया से चाइना तक का सफर इस तरह से इन्होंने तय किया। अब नीचे पढ़ेंगे हम महाजनपद काल। महाजनपद काल में हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों का उदय। 16 महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में हम मगध का उदय पढ़ेंगे और मगध के उदय में पढ़ेंगे अपन हर्यक वंश। अब देखो दोस्तों मैं आपको हर्यक वंश के बारे में बता दूं। हर्यक वंश ही ये ऐसा वंश है जिसमें देखा जाए तो इन्होंने इसको पितृहंतक वंश कहा जाता है। ये हर्यक वंश में जितने भी राजा हुए ना सब ने अपने पिता की हत्या कर करके गद्दी पर बैठ गए। तो ये पितृहंतक वंश मतलब देखो जैसे क्या है कि एक राजा बना, उसको मार दिया तो वो राजा बन गया, इसका पुत्र हुआ इसने इसको मार दिया राजा बन गया, इसने इसका पुत्र हुआ तो इसने इसको मार दिया और राजा बना। तो ये कुल मिला के पूरा पितृहंतक वंश है। इसने मतलब कहीं ना कहीं अपने पिता की हत्या करके ही सब राजा बने। नेक्स्ट पे चलते हैं प्राचीन भारत पर विदेशों का आक्रमण। देखो प्राचीन भारत पे विदेशों का आक्रमण सर्वप्रथम किसने किया, कब किया, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। नीचे चलते हैं हम मौर्य साम्राज्य के बारे में कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, उसका उदय कैसे हुआ, कौन इसके पहले संस्थापक रहे, कौन किसने इसको आगे बढ़ाया वगैरह वगैरह। 8वें पे हम पढ़ेंगे सिकंदर का आक्रमण कि सिकंदर ने भारत में कब आक्रमण किया, ये किस इरादे से भारत में आया था। हालांकि देखा जाए तो ये भारत को लूटने के हिसाब से आया था, मगर क्या हुआ कि भारत में भी बहुत पराक्रमी राजा थे पर इसका कोई भी जो षड्यंत्र था वो कामयाब हो नहीं पाया और ये इसको बीच से ही वापस जाना पड़ा। अगले में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, कैसे बना, से देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने के पीछे जो विष्णुगुप्त, आपने नाम सुना है चाणक्य का, उनका नाम है विष्णुगुप्त, उन्हीं का कहीं ना कहीं हाथ है। उन्होंने इनको नालंदा ले गए। देखा जाए तो इन्होंने माता पिता से उसको खरीदा और नालंदा ले गए और उसको अच्छा पढ़ाया लिखाया, जो राजनीतिक ज्ञान राजनीतिक समझ है वो पूरी इसको शिक्षा दी। उसके बाद में इनको चंद्रगुप्त मौर्य नाम दिया। अगला पढ़ेंगे हम बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार जैसे महान राजा था। 11वें में पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक में 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। देखो आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि अशोक में 2 पार्ट क्यों। तो अशोक में 2 पार्ट इसलिए हैं कि पहले पार्ट में हम देखेंगे अशोक कितना क्रूर था। अशोक देखा जाए तो बहुत वास्तव में बहुत क्रूर था। इसके बारे में ये बताया गया है कि जो अशोक है उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद गद्दी हासिल करी। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि इसने जो कलिंग का युद्ध लड़ा था ना, जब इसमें कलिंग का फाइट हुई थी, कलिंग का युद्ध हुआ था ना, तब इसने वहां पर कम से कम लाखों लोगों की लाशें देखी। हर जगह नरसंहार, हर जगह खून, हर जगह कटी हुई लाशें। तो इसका मतलब ऐसे नरसंहार को देखते हुए उसका मन जो है अंदर से बहुत विचलित हो गया कि यार क्या हो गया है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो उसने कुल मिला के ये सब कुछ छोड़ दिया, साम्राज्य विस्तार करना वगैरह वगैरह, ऐसी जो लड़ाई झगड़े वाली चीजें थी ये सभी को छोड़ के उसने जो है धम्म विजय, धम्म मतलब धर्म की जो विजय है, धर्म को फैलाव, धर्म का फैलाव किया उसने और हर जगह धर्म का साम्राज्य विस्तार करने की सोची। तो इसलिए हमने यहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है। अगला हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश में हम लेक्चर में देखेंगे। देखो क्या है कि अगर आप इन चीजों को समझना चाहते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपको लेक्चर पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि क्या है कि देखो प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, ताम्रपाषाण काल हो गया, हड़प्पा हो गया, ऐसे क्या है कि बड़े लेक्चर है। इनको समझने के लिए क्या है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, तो पढ़ने के लिए समय तो देना पड़ेगा। तो क्या है कि अगर आप इन चीजों को समझना चाहते हैं, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आपका सपने बड़े बड़े कि नहीं मेरे को तो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो उसके लिए क्या है कि आपको समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि समय दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी विजय जो है निश्चित है। अगर आगे चलो देखिए, आगे देखते हैं कर्णवंश। इसमें कर्णवंश में हम लेक्चर नहीं बताऊंगा कि इसमें हुआ क्या था, ये इंट्रोडक्शन में से कुछ बताने लायक नहीं है इनके बारे में, लेकिन जो है लेक्चर सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कलिंग, वाकाटक और जो 2-5 और वंश है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए 16वें नंबर पर हम देखेंगे विदेशी उत्तराधिकारी। देखिए विदेशी उत्तराधिकारी, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि यार हिंदुओं के राष्ट्र में विदेशी उत्तराधिकारी, तो देखिए कि इस समय पर जो राजा हुआ करते थे वो बहुत अय्याश टाइप हुआ करते थे, मतलब उनको राजपाट से कोई मतलब नहीं, शराबी नशेड़ी टाइप के थे। तो कहीं ना कहीं जो ये विदेशी लोग थे इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो इसका पहला राजा था हिंद यमन। हिंद यमन था। अब हिंद यमन के बारे में बता दें, बहुत ही शक्तिशाली राजा था, बहुत ही शक्तिशाली। और देखा जाए तो जो जादू टोना और ये जो तंत्र मंत्र की जो विद्या है यही था जो भारत में लेके आया था। दूसरे पे चलते हैं शक वंश, शक आक्रमण। दूसरे पे मतलब बाहर के ही विदेशी थे जिन्होंने
जिनका नाम था शक वंश, इन्होंने आक्रमण कर दिया, तो ये दूसरा शासक बना। तीसरे बने पार्थियन, जिनको पल्लव वंश बोलते थे, और चौथे पर थे कुषाण वंश। ठीक है, अब 17वें नंबर पे हमें गुप्त काल पे चलना है। 17वां नंबर गुप्त काल। अब गुप्त काल में जो पहला राजा बना वो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम जो था ना, वो बहुत ही पराक्रमी राजा और निडर राजा था। मतलब साला सामने कुछ भी आ जाए, डरना वरना बिल्कुल नहीं। राज्य का बहुत विस्तार किया, साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। कहीं ना कहीं इस राजा की एक अहमियत थी। दूसरा इसी का पुत्र था समुद्रगुप्त। अगर मतलब क्वेश्चन आए कि इंडिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन बिल्कुल गांठ लगा के याद रख लीजिएगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ये कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा कि भारत का नेपोलियन कैसे कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी एक महान शासक हुआ और बहुत महान राजा हुआ। चौथे पर आता है कुमारगुप्त प्रथम, पांचवे पर आता है स्कंदगुप्त, और छठे नंबर पे हुणों ने आक्रमण कर दिया। ये जो स्कंदगुप्त है, इसी के काल में हुणों ने आक्रमण किया। तो ये कहीं ना कहीं इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, इसका ये और इसका ये, आपस में सभी एक फैमिली ही थी। और अगली चलते हैं अपन 18वां पे, गुप्त काल का प्रशासन। गुप्त काल के प्रशासन में जो लोग थे उनके बारे में बताता हूं मैं आपको। पहले पर थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को तो कौन नहीं जानता, पूरे इंडिया में क्या इनके तो बाहर भी चर्चे। आर्यभट्ट को जीरो का डिस्क्रिप्शन, मतलब कहने का मतलब है कि इनको इन्होंने डिस्क्राइब किया था जीरो को, कि जीरो है क्या। आखिर जीरो को दिया था तो किसी और ने, लेकिन इन्होंने उसको डिस्क्राइब किया था कि जीरो है क्या, और बहुत ही महान गणितज्ञ हुए। तो ये हुए थे गुप्त काल में थे। गुप्त काल के समय में आर्यभट्ट थे। दूसरे पे आते हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर के बारे में मैं आपको लेक्चर में ही बताऊंगा। दूसरे पे आते हैं ब्रह्मगुप्त, चौथे पे आते हैं भास्कर, पांचवे पे आते हैं धन्वंतरी। देखो धन्वंतरी के बारे में आपको बताता हूँ। आप सभी ने रामायण तो जरूर देखी होगी। तो जिस समय लक्ष्मण को बाण लगता है, तो उस समय जब हनुमान जी दौड़ के जाते हैं और सुषेणवेद को उठा लाते हैं। अब सुषेणवेद उनको बूटी बताता है, तो वो दौड़ के जाते हैं और बूटी लेके आ जाते हैं। अब सुषेणवेद ने क्या किया कि बूटी बनाई, मतलब उसको घोटा, और उस लक्ष्मण को पिलाने से पहले वो बोलते हैं कि भगवान धन्वंतरी रोगी को आरोग्य प्रदान करे। तो जो धन्वंतरी जी है ना, इससे आप याद रखिए कि धन्वंतरी जो थे, इनको आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ होम्योपैथिक्स कहा जाता है धन्वंतरी जी को। ये बहुत ही मतलब बहुत ही महान आयुर्वेदिक थे। इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी आयुर्वेदिक के ऊपर। 6th पे चलते हैं अपन, सुश्रुत और चरक, इन दोनों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। 19वीं पे चलते हैं तो गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल को ही पूर्व मध्य काल कहा जाता है। इसमें हम हर्षवर्धन काल में, और हर्षवर्धन काल को वर्धन काल बोलते हैं। हर्ष के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत ही महान शासक था, कहा जाए तो बहुत अच्छा लेखक था, और बहुत अच्छी टीका टिप्पणी करता था। तो एक महान राजा की जो जितनी खूबियां थी इसके अंदर मौजूद थी। 20वें पे चलते हैं। 20वें में पढ़ेंगे राष्ट्रकूट के बारे में, गुर्जर प्रतिहारी वंश, पाल वंश के बारे में। 21वें नंबर पे हम देखेंगे कन्नौज का गढ़वाल वंश। देखिए मैं आपको बता दूं, कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इत्र नगरी भी कहा जाता है। किसको? कन्नौज को। तो इसको याद रखिएगा, कभी परीक्षा में पूछ ले कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। कन्नौज का गढ़वाल वंश पढ़ेंगे हम। उसके बाद पढ़ेंगे दिल्ली का चौहान वंश। उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे चंदेल वंश, चालुक्य वंश, पाल वंश, सैन्य वंश और हिंदू वंश। देखो दक्षिण भारत में भी बहुत सारे राज्य विस्तार हुए, पर जो ये जो राजा थे विदेशी, जो मैंने आक्रमण पढ़ाया था आपको, विदेशों के जो राजा थे ये दक्षिण में जाने से डरते थे, फटती थी उनकी दक्षिण में जाने से, क्योंकि वहां पे क्या जो राजा थे ना वो बहुत ही मतलब समझ लो कितने पावरफुल थे ना, कि अगर एक बार गए तो फिर कभी वापस आने का चांस ही नहीं, मैं कब्र खोद देते थे, वो इतने तगड़े राजा थे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ दक्षिण भारत के राजा के बारे में। वातापी वंश, जिसको बादामी वंश भी कहते हैं। दूसरा है पाल वंश, तीसरा है चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश के बारे में बताता हूँ आपको। चालुक्य वंश इतने महान राजा हुए हैं कि इन्होंने 1200 द्वीपों पर कब्जा किया। सोच सकते हैं 1200 द्वीप, मतलब सोच लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने मैंने आपको जो राजा पढ़ाए, महाराजा पढ़ाए, कोई भी इतने द्वीप पर कब्जा नहीं कर पाए। सोच लो बाहर भी नहीं जा पाए भारत के, और इन्होंने 1200 द्वीप पर कब्जा किया। तो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल राजा हुए हैं। अगले पर है पांड्य वंश और चौथे पर है चोल वंश। देखिए दोस्तों आपका इंट्रोडक्शन यही समाप्त होता है, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन
और जानकारी पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इसी तरह के और अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों क्या है कि आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे और बहुत बेहतरीन मटेरियल आपके सामने पेश किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको परीक्षा में मदद करेगी, तो आप सपोर्ट कीजिए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।